आज हम बात करेंगे सॉक्रेटिस के बारे में, जिन्हें सुकरात भी कहते हैं और उन्हें फिलोसॉफी का पिता भी कहा जाता है। हम सॉक्रेटिस के जीवन को समझने की कोशिश करेंगे, उनके थॉट प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे कि वह अपने समय में इतने प्रभावित क्यों थे। और आज के समय में भी जब एथिक्स, जस्टिस जैसी बातें आती हैं, नॉलेज की बातें आती हैं, तो सुकरात का नाम ही सबसे पहले क्यों आता है। इस एपिसोड में हम यही समझेंगे कि सॉक्रेटिस का थॉट प्रोसेस क्या था, उन्होंने अपने समय के समाज को किस तरह बदला और कैसे आज के समय में उनके विचार लॉ, एजुकेशन और इवन मॉडर्न डे कन्वर्सेशन में उतने ही प्रभावित हैं। हम उनके जीवन के मुख्य मुद्दों को एक्सप्लोर करेंगे, जैसे उनका फेमस सोक्रेटिक मेथड, जो सवालों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने का एक अच्छा तरीका था। और अभी भी स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ में सॉक्रेटिस को अक्सर हम एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते हैं जो खुद के लिए कभी कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं छोड़ के गए। इन्होंने कभी कोई किताब नहीं लिखी। उनके स्टूडेंट्स जैसे प्लेटो, उन्होंने इनके विचारों को लिखा और आगे बढ़ाया। सॉक्रेटिस ने टीचर के रूप में न जाने कितने लोगों को इंस्पायर किया, पर उन्होंने कभी एक क्लासरूम की बाउंड्री के अंदर खुद को नहीं रखा। एथन की गलियों में लोगों से बातचीत करके उन्होंने लोगों को जीवन के प्रश्नों को समझने का एक नया दृष्टिकोण दिया। सुकरात को फिलोसॉफी का पिता इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने हमारे लिए एक नए ढंग की सोच छोड़ गए। जैसे प्लेटो ने कहा, सॉक्रेटिस ने सिखाया कि द एग्जाम इन लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग, कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में सवाल नहीं कर रहे हैं तो हम अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह नहीं जी रहे हैं। अब बात करते हैं सुकरात के सबसे बड़े कंट्रीब्यूशन की। जो सोक्रेटिक मेथड आपने सुना होगा कि सोक्रेटिस एक डायलॉग बेस्ड टेक्निक का यूज करते थे, जिसे सवालों के जवाब सवालों से ही निकलते थे। इस टेक्निक में सोक्रेटिस एक इंसान से प्रश्न पूछते और उसके जवाब के आधार पर और गहरे प्रश्न पूछते जाते, जब तक असली ट्रूथ सामने ना आ जाए। सोक्रेटिक मेथड का एक बेसिक प्रिंसिपल है, हम तभी सीखते हैं जब हम अपने आप को चैलेंज करते हैं और नई चीज़ों को जानने की इच्छा रखते हैं। सोक्रेटिस का जन्म 470 या 469 बीसी के आसपास हुआ था, एक छोटी सी जगह एथेंस में। एथेंस उस समय एक विचार, कला और राजनीतिक का केंद्र था। सुकरात का जीवन एथेंस में गुजरा और इसी शहर ने उनके विचार को मजबूती दी। एथेंस के शहर उन दिनों अपनी डेमोक्रेसी और इंटेलेक्चुअल डिस्कशन के लिए जाने जाते थे, और यही माहौल सुकरात के जीवन और विचारधारा के विकास में एक बड़ा योगदान रहा। सुकरात हमेशा एक बात कहते थे कि मैं एक ही बात जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता, और इन्हीं में उनका पूरा जीवन है। सोक्रेटिस का जन्म एक आम फैमिली में हुआ था। उनके पिता एक स्थापित यानी स्टोन मेसन थे और उनकी माँ मिडवाइफ थी। सुकरात का बचपन काफ़ी साधारण था। ऐसे परिवार में जन्म लेने के बावजूद यहाँ उन्हें कोई विशेष शिक्षा नहीं मिली। उन्होंने अपने आसपास की दुनिया को ऑब्जर्व करते हुए बहुत कुछ सीखा। सुकरात का परिवार एक ऐसा परिवार था जो आपस में सब लोग मिल के प्रश्नों से हर चीज़ सुलझाने की कोशिश करते थे। और वो फाइनेंशियली अपने पिता का काम भी उन्होंने सीखा, लेकिन जल्द ही उनका ध्यान इन कामों से हटकर ज्ञान और विचारों की खोज की तरफ चला गया। उनका ऑब्जर्वेशन और डीप थिंकिंग ही था जो उन्हें दूसरों से अलग बनाता था। सुकरात ने अपने जीवन में फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली थी।
उनका स्कूल या टीचर कोई एक व्यक्ति या इंस्टीट्यूशन नहीं था। उनका असली स्कूल दुनिया था, उनके आसपास के लोग थे, उनका समाज था, एथेंस का शहर था। सुकरात अपने टाइम में एक आम व्यक्ति थे, जिन्होंने किताबी ज्ञान के बजाय लोगों के साथ डिस्कशंस और अपने क्वेश्चंस के माध्यम से ज्ञान को विकसित किया। सुकरात का जीवन सिर्फ दर्शन तक सीमित नहीं था। उन्होंने अपने जीवन में एक एथेनियन नागरिक के रूप में भी जिम्मेदारियों को निभाया। सुकरात ने मिलिट्री सर्विस भी की थी, जो उनके विचार और उनके जीवन पर काफ़ी असर डालने वाला था। एथेंस के एक सामान्य नागरिक के रूप में सुकरात ने अपने देश की रक्षा करने के लिए मिलिट्री सर्विस दी। यह मिलिट्री सर्विस उस समय के एथेनियन कल्चर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। सुकरात ने अपने जीवन में कई युद्ध देखे, जिनमें उन्होंने एक्टिवली हिस्सा लिया, और एक सोल्जर के रूप में उन्होंने बहुत हिम्मत और धैर्य दिखाया। कई युद्धों में उन्होंने अपने साथियों की जान बचाई, और उनका यह कॉर्जियस कैरेक्टर उनके बाकी जीवन में भी देखने को मिलता है। युद्ध का प्रभाव सिर्फ सुकरात के जीवन पर नहीं बल्कि उनके विचार पर भी था। उन्होंने अपने दिनों में एक फिलोसॉफिकल बेस बना लिया था। जीवन का असली मकसद क्या है? उनके मिलिट्री एक्सपीरियंस ने उन्हें और भी ज़्यादा लाइफ को क्वेश्चन करने पर मजबूर किया, और उनके अंदर एक सोल्जर और दार्शनिक का एक अनोखा कॉम्बिनेशन था, एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो उन्हें एक अलग पहचान देता था। सुकरात के विचार में एथिक्स और वर्च्यू का भी बहुत महत्व था। उनका मानना था कि हर इंसान को अपने जीवन में सही और गलत का ज्ञान होना चाहिए, और यह ज्ञान ही उसे एक अच्छा व्यक्ति बनाता है। सुकरात के अनुसार एथिक्स का मतलब सिर्फ अच्छे काम करना नहीं, बल्कि अपने जीवन में एक अच्छे तरीके से जीना है, एक ऐसे तरीके से जीना है जहां हम अपने विचार और अपने कर्म को एक्शंस को कॉन्स्टेंटली जज कर सकें। सुकरात का एक फेमस विचार था, एक थॉट था कि वर्च्यू इज नॉलेज, यानी उनके हिसाब से ज्ञान ही गुण है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति के पास ज्ञान है तो सही और गलत के बीच में अंतर समझ पाएगा। उन्होंने जोर दिया कि इंसान की अच्छाई उसके एक्शंस में नहीं बल्कि उसके ज्ञान में छुपी होती है। अगर आपको मालूम है कि क्या सही है तो आप हमेशा सही करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जो व्यक्ति गलती करता है वह इसीलिए गलती करता है क्योंकि उसे सही और गलत का ज्ञान नहीं होता, यानी गलती इग्नोर का नतीजा है, ज्ञान का नहीं। सुकरात का मानना था कि जब हम किसी चीज़ को समझने में असफल होते हैं तभी हम गलती करते हैं। अगर हमें सही ज्ञान हो तो हम कभी गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे। सुकरात का एक और फेमस थॉट था कि आई नो दैट आई नो नथिंग, यानी मुझे मालूम है कि मुझे कुछ नहीं मालूम। सुकरात के लिए यह एक जीने का ढंग था। ये काफ़ी हद तक अधूरी है कि हम जितना सीखते हैं उतना ही हमें समझ में आता है कि हम कितना कम जानते हैं। सुकरात का यह विचार एक ऐसे समय में आया जब एथेंस के लोगों को लगता था कि उनके पास सब चीज़ों का ज्ञान है। सुकरात ने उन लोगों को ये समझाया कि असली ज्ञान तभी शुरू होता है जब हम अपनी इग्नोर को समझने लगें, जब हम अपनी अज्ञानता को समझने लगें। जब व्यक्ति अपने अज्ञानता को समझता है तभी ही उसको ज्ञान आता है। सुकरात का मानना था कि ज्ञान की शुरुआत तब होती है जब हम अपने आप से पूछें कि मैं क्या नहीं जानता। उनका यह विचार आज के समय में भी हमेशा के लिए रिलेवेंट है। हम जितना ज़्यादा सीखने की कोशिश करते हैं उतना ही हमें अपने अज्ञान का एहसास होता है। ज्ञान का असली रूप तभी आता है जब हम समझते हैं कि हमारी नॉलेज अधूरी है, और इस अधूरे ज्ञान को पूरा करने की खोज में लगे रहना ही एक दार्शनिक का असली काम है। सुकरात का जीवन और उनके विचार
उनके समय के एथेंस के पॉलिटिकल और सोशल एनवायरनमेंट में काफ़ी जुड़े हुए थे। एथेंस उस पीरियड में एक सिटी स्टेट था जहां डेमोक्रेसी अपने चरम पर थी, लेकिन यह समय राजनीतिक उथल पुथल का भी था और इसमें सुकरात के विचार उस समय के पॉलिटिकल और इंटेलेक्चुअल प्रक्रिया का कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देता है। सुकरात के समय में एथेंस एक डेमोक्रेटिक सिटी था जहां नागरिकों को अपनी सरकार में भाग लेने का अधिकार था। एथेंस की डेमोक्रेसी को दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी के रूप में जाना जाता है और इसका प्रभाव आज की दुनिया में डेमोक्रेटिक सिस्टम पर भी दिखाई देता है। इस डेमोक्रेसी में सिर्फ मेल एथ को वोटिंग का अधिकार था और सिस्टम एक तरह से डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी जिसमें लोग सीधा अपनी सरकार के फैसलों में भाग लेते थे। लेकिन इसके बावजूद एथेंस का पॉलिटिकल इन्वायरमेंट काफ़ी खराब हो गया था क्योंकि कम्प्लेक्स हो गया था। एक युद्ध जो 431 से 404 ईस्वी में हुआ, जिसमें एथेंस का मुकाबला स्पार्टा से था। यह युद्ध एथेंस के लिए डिस्टेट साबित हुआ, जिसमें कई लोग मर गए और राजनीतिक व्यवस्था भी कमज़ोर पड़ गई। युद्ध के बाद एथेंस की डेमोक्रेसी में भी इंस्टेबिलिटी दिखाई दी और कई राजनीतिक और सामाजिक समस्याओं को जन्म दिया। सुकरात ने इसी समय में डेमोक्रेसी के फ्लज को देखा और उनके बारे में स्पष्ट रूप से अपनी सोच व्यक्त की। सुकरात का डेमोक्रेसी के प्रति दृष्टिकोण काफ़ी अलग था। उन्होंने अपने विचारों में डेमोक्रेसी की आलोचना भी की। उनका मानना था कि डेमोक्रेसी में सभी लोगों को वोटिंग का अधिकार देना हमेशा सही फैसला लेना सुनिश्चित नहीं करता। उन्होंने ये कहा कि अगर डेमोक्रेसी में फैसले लोगों की भावनाओं और उनकी अधूरी जानकारी के आधार पर ली जाती है, न कि ज्ञान और सूझबूझ के आधार पर। सुकरात का विचार था कि ज्ञान और समझदारी के बिना अगर कोई सरकार बनाई जाए तो वह देश और उसके लोगों के लिए हमेशा हानिकारक ही होती है। उन्होंने डेमोक्रेसी को एक ऐसी व्यवस्था के रूप में देखा जहां अक्सर अधिकतम लोगों के वोट्स के फैसले लिए जाते हैं, चाहे वो लोग उन फैसलों के प्रति योग्य या समझदार हों या ना हों। उनके हिसाब से ये काफ़ी खतरनाक हो सकता था क्योंकि लोग अक्सर अपने इमोशन के आधार पर वोट करते थे, ना कि वास्तविक ज्ञान के आधार पर। सुकरात के समय में एथेंस के इंटेलेक्चुअल एनवायरनमेंट में एक और बड़ा समूह था जिसे सोफिस्ट कहा जाता था। सोफिस्ट उस समय के प्रोफेशनल टीचर्स थे जो युवाओं को पब्लिक स्पीकिंग और रिटोरिक सिखाते थे ताकि वह राजनीतिक दुनिया में सफल हो सके। सोफिस्ट का मानना था कि सच्चाई रिलेटिव होती है और व्यक्ति अपने फायदे के हिसाब से सच को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत कर सकता है। उनके हिसाब से लॉजिक और रीजनिंग को पावर और राजनीतिक जीत के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। सुकरात का सोफिस्ट के साथ मुकाबला काफ़ी प्रचलित था, जहाँ सोफिस्ट दुनिया को सब्जेक्टिव और रिलेटिव टर्म्स में देखते थे, वहीं सुकरात का मानना था कि सच्चाई एक होती है और उसे ढूंढने की कोशिश की जा सकती है। सोफिस्ट के लिए सच को व्यक्ति के हिसाब से मोल्ड किया जा सकता था। सोक्रेटिस का मानना था कि सच यूनिवर्सल होता है और एक व्यक्ति को अपने पर्सनल फायदे के लिए उसका मिस इंटरप्रिटेशन नहीं करना चाहिए। सोफिस्ट के विचारों का ओपिनियन और डेमोक्रेसी का महत्व था क्योंकि उनका मानना था जो व्यक्ति अच्छी पब्लिक स्पीकिंग करता है वो लोगों को अपने पक्ष में कर सकता है और इसी तरह राजनीतिक जीत हासिल कर सकता है। लेकिन सुकरात को यह बात कभी मंजूर नहीं थी। उनके लिए सच्चाई सबसे बड़ी चीज़ थी और उन्होंने हमेशा सच्चाई की खोज में जीवन जीना सही समझा। सोफिस्ट और सोक्रेटिक विचारधारा में एक और बड़ा अंतर था उनके टीचिंग मेथड्स का। जहाँ सोफिस्ट अपने स्टूडेंट को पब्लिक स्पीकिंग और टोरिक सिखाते थे ताकि वह राजनीतिक जीवन में सफल हो सके, वहीं सोक्रेटिस का मेथड जिसे जैसा कि हमने पहले देखा
प्रश्न विचार या सोक्रेटिक मेथड का मकसद ट्रूथ की खोज था।